हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th में हम जीवन की मौलिक इकाई नामक अध्याय से पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको कल कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य अंतर बताया था। एक बार पुनः पिछले टॉपिक से आपको जोड़ रहा हूं मैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो झिल्ली होती है यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल। एनिमल सेल दोनों की विशेषताएं होती हैं कोशिका झिल्ली के अंतर्गत, जबकि जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल प्लांट सेल की विशेषता होती है, प्लांट सेल की विशेषता है। कोशिका झिल्ली प्लांट कोशिका और एनिमल सेल, एनिमल यानी कि जंतु सेल, एनिमल जो सेल्स होती हैं दोनों में पाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड यानी कि वसा से निर्मित होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज से निर्मित होती है, ये सेलुलोज से निर्मित होती है। तीसरी जो बात है यहां, कल ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था बेटा, पुनः उससे जोड़ रहा हूं मैं आपको आज। यहां जो कोशिका झिल्ली होती है यह एक लचीली झिल्ली होती है, इसकी जो संरचना होती है वो लचीली होती है। ये लचीली होती है और प्रत्यास्थ होती है, जबकि ये कठोर और मजबूत होती है, कठोर और मजबूत होती है। देखो बेटा, ये सेलुलोज से निर्मित है, सेलुलोज के कारण बनी होने के कारण इसका जो प्रकृति होती है वो कठोर और मजबूत होती है, जबकि ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, इसलिए प्रत्यास्थ या लचीली होती है। ये डिफर होता है, ये अंतर होता है इसके अंतर्गत कि ये तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो लचीली होती है, और ये सेलुलोज से बनी होने के कारण कठोर और मजबूत होती है, इसकी प्रकृति कठोर और मजबूत होती है। कल मैंने बताया था कोशिका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें मैंने कल आपको बताया कि यहां वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, लेकिन यहां उसके लिए जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब आप अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा देखिए बेटा, इससे अगला नेक्स्ट है केंद्रक। अगला हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा केंद्रक। आप अपनी नोटबुक में अपना एक पॉइंट डालें, अगला हेडिंग डालें केंद्रक की संरचना।
या केंद्रक लिख लीजिएगा। और अब आप बोर्ड पर ध्यान दें थोड़ा सा। बोर्ड पर आपका ध्यान अब आना चाहिए। मैंने यहां एक केंद्रक आपके सामने यह चित्र में केंद्रक दिखा रखा है। अब आप देखें उसे और समझें। देखो बेटा, ये केंद्रक है आपका। ये केंद्रक है। केंद्रक के चारों ओर इस तरह का एक डबल आवरण है, ये दोहरा आवरण है, ये डबल आवरण। ये जो दोहरा आवरण होता है इसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे इसे? केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली या केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। केंद्रक के चारों ओर ये डबल स्तर है, ऊपर का ये वाला आवरण जो आप देख रहे हो, ये पूरा ये डबल आवरण होता है, डबल स्तर है ये, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? या तो केंद्रक कला कहेंगे इसे या केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। आपको चित्र अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है? देखिएगा आप, ये आपका केंद्रक है, केंद्रक की संरचना है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली के नाम से जानी जाती है ये संरचना। इसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। जो डबल स्तर होता है केंद्रक के चारों ओर का, यानी जो बाहरी आवरण होता है चारों ओर जो है, यह स्तर केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब आप देखें, इस केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला के बीच बीच में ये छोटे छोटे छिद्र आपको नजर आ रहे होंगे, इसमें ये छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली में या केंद्रक जो कला होती है, इस केंद्रक कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा। क्या पाए जाते हैं? ये छोटे छोटे छिद्र जो आपको भी नजर आ रहे होंगे, देखिए आप, ये छोटे छोटे छिद्र हैं जो केंद्रक कला में पाए जाते हैं। ये छिद्र जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका, केंद्रक के अंदर का जो कोशिका द्रव होता है या केंद्रक द्रव होता है, केंद्रक द्रव या कोशिका द्रव जो इसके अंदर भरा होता है, केंद्रक के अंदर जो भरा होता है वो केंद्रक से बाहर आ जाता है। ऐसे इनमें से निकल, इस केंद्रक से, इससे इन छिद्रों से बाहर निकल जाता है, इस तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। ये जो छिद्र होते हैं, पुनः आप ध्यान दें, इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहा जाता है। ये जो केंद्रक छिद्र होते हैं, इन केंद्रक छिद्रों के माध्यम से ये केंद्रक द्रव्य जो इसके अंदर भरा होता है ये केंद्रक से बाहर निकल कर आ जाता है। कहां निकल कर आ जाएगा? केंद्रक से बाहर निकल कर आ जाता है। किसके माध्यम से आएगा? केंद्रक में पाए जाने वाले इन केंद्रक छिद्रों के माध्यम से। समझ में आ रहा है आपको? एक बात। दूसरी बात देखिएगा आप, यहां आपने देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है क्रोमेटिन। क्या लिखा हुआ है? क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन तंतु, ये आपको जो संरचना नजर आ रही है इस तरह की, ये सब क्रोमेटिन ही है इसके अंतर्गत। ये क्रोमेटिन जो होते हैं ये केंद्रक के अंतर्गत पाए जाते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम केंद्रक में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। ये अंग्रेजी शब्द है जिसको क्या कहते हैं हम? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। यानी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार में नजर आते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? छड़ाकार में। जब कोशिका का विभाजन होगा तो कोशिका के विभाजन के समय ये गुणसूत्र जो होते हैं या क्रोमोसोम जो होते हैं छड़ाकार में दिखाई देते हैं, छड़ाकार में दिखाई देंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान दें आप, ये क्रोमोसोम जो हैं इनमें डीएनए, क्रोमोसोम जो होते हैं ये
डीएनए आनुवंशिक सूचना पाई जाती है जो डीएनए के रूप में, डीएनए अणु के रूप में माता पिता से उनकी आने वाली संततियों में, यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों में पहुंचाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो है उसमें आनुवंशिक गुणों की सूचना को डीएनए के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से माता पिता से, डीएनए अणु जो होता है उसके माध्यम से, डीएनए में डीएनए जो अणु होता है उसके माध्यम से माता पिता से कहां पहुंच जाते हैं, उनकी आने वाली संततियों में। बाबा से मतलब बाबा, परबाबा और उनके जो गुण होते हैं वो आने वाली संततियों में जो दिखाई देते हैं उसका कारण डीएनए होता है। डीएनए यानी क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए होते हैं, और ये डीएनए जो होते हैं ये माता पिता से लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को उनकी संतति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप इतना सब जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम ये डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और आप सब जानते भी हैं कि ये जो डीएनए होता है इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है वो जीन कहलाती है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा जीन के बारे में। ये डीएनए की संरचना एक क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी डीएनए की जो क्रियात्मक खंड होता है, क्रियात्मक जो इकाई होती है वो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। यही वो फैक्टर होता है जो आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माँ बाप के गुणों को उनकी औलादों में यानी कि उनकी आने वाली संततियों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो बच्चों पहले आप संरचना बना लें केंद्रक की संरचना बना लीजिएगा। ये चित्र जो है इसे आप बना लीजिएगा। पहले ये चित्र आप बना लें। ये चित्र बना लीजिएगा आप पहले, केंद्रक का चित्र है। जब आप चित्र बना लेते हैं तो मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले आप चित्र बना लें। सावधानी से देखकर अच्छे से बनाएं चित्र, थोड़ा साफ सुथरा बनाएं। केंद्रक छिद्र है ये जगह जगह पर जो आपको नजर आ रहे हैं ये केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। ये केंद्रक कला या कोशिका कला केंद्रक झिल्ली कहलाती है। इसके अंदर ये भरा हुआ जो द्रव होता है ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है। ये बीच में आपको ये जो संरचना नजर आ रही है ये केंद्रिका कहलाती है। न्यूक्लियोलस कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ये केंद्रिका है। इसके बीच में ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली संरचना, और ये सारी जो संरचना आप नजर आ रही है इसमें इस तरह के आपको दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिन होते हैं। गुणसूत्र जो है ये धागे के रूप में नजर आते हैं। यहाँ पतले जो धागे होते हैं उनके रूप में दिखाई देते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन जो होते हैं ये धागे नुमा संरचना है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। आप इसका चित्र बना लें पहले अच्छे से।
बना लिया होगा चित्र आप सभी ने, सभी बच्चों ने चित्र बना लिया होगा शायद। हाँ भाई, चित्र बना लिया होगा सभी ने। बना लिया हो तो आप इसके जस्ट नीचे यहां से लिखना स्टार्ट करें, जहां से आपका चित्र आपने लिखा बना लिया है उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करें। बताइएगा ये क्या है, केंद्र के चारों ओर का डबल स्तर है नहीं, दोहरी परत है क्या नहीं, ये दोहरी परत क्या कहलाती है, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। ठीक है, लिखें आप केंद्रक के चारों ओर, धीरे धीरे लिखेंगे आप, नोटबुक खोल लें अपनी और लिखना स्टार्ट करें। चित्र तो आप सभी ने बना लिया होगा, लिखिएगा केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, दोहरी परत देख लो आप, ये डबल स्तर है, दोहरी परत है, ये दोहरी परत का एक स्तर होता है, दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लिख लिया सभी ने, जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखना बोर्ड की तरफ, सब दिख रहा है आपको ये केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली जो दिख रही है। अब देखो आप इसमें, इस केंद्रक कला में देखो यहां देखो बेटा, ये मैंने कलर चेंज किया, इस जगह पे देखना, इस जगह पे यहां नोटेट करो, इस जगहों को आपने मत करना अपने चित्र में, ये जगह मैं नोटेट कर रहा हूं, आपको कुछ ना दिख रहा है यहाँ। इस पूरे केंद्रक झिल्ली में ये छोटे छोटे छिद्र हैं, ये पोर पाए जाते हैं, ये छिद्र हैं, ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों से होकर क्या होता है, जो केंद्रक द्रव होता है वो केंद्रक से बाहर आ जाता है। केंद्रक द्रव क्या करता है, केंद्रक से बाहर निकल कर आ जाता है ऐसे। इन केंद्रक जो छिद्र होते हैं, इन केंद्रक छिद्रों से ही ये निकल कर आते हैं, न्यूक्लियोपोर कहलाते हैं, न्यूक्लियस पोर के नाम से जाने जाते हैं ये छिद्र, न्यूक्लिय केंद्रक छिद्र कहते हैं इन्हें। ये केंद्रक जो छिद्र होते हैं, इनसे केंद्रक जो द्रव होता है, केंद्रक द्रव ये जिसके अंदर भरा होता है ये वाला, ये इससे बाहर निकल जाता है, यानी केंद्रक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य, आपकी पुस्तक में कोशिका द्रव्य दे रखा है यहाँ, केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य, ठीक है, आप उसे सही कर लें, केंद्रक द्रव्य लिख लें। केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है या चला जाता है, केंद्रक के बाहर चला जाता है। केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य केंद्रक के बाहर चला जाता है, केंद्रक के बाहर, इन पोरों से निकलकर ये बाहर चला जाएगा। ये जो पोर हैं आपके इसमें, इनसे बाहर हो जाएगा छिद्रों से
और छिद्रों से बाहर निकलकर केंद्रक से बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसमें आपको क्या संरचना नजर आ रही है? क्रोमेटिन, ये जिन्हें क्या कहते हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हो ये क्रोमेटिन संरचना होती है। क्रोमोसोम पाए जाते हैं, नहीं गुणसूत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो नीचे स्टार लगाएं आप और स्टार लगाकर लिखें नीचे। देखिएगा आप, ये पोर वाली जो संरचना थी यानी छिद्र वाली, आप क्लियर कर दिया आपने, इसे वो चित्र से हटा थे, समझने के लिए हमने ये बनाए थे। केंद्रक द्रव्य हो ही गया। ठीक है बेटा। देखें आप, अब नीचे लिखें आप, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम, गुणसूत्र लिख लेना कोष्टक में क्रोमोसोम के में। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के कोष्टक में आप क्या लिखोगे? गुणसूत्र। क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई देते हैं। छड़ आकार के दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के दिखाई देते हैं। छड़ आकार के दिखाई देते हैं। हाँ भाई, क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं कैसे होते हैं? कोशिका विभाजन के समय छड़ आकार के होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। आनुवांशिक सूचनाएं जो होती हैं वो निहित होती हैं, यानी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। ये जो सूचनाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जिन्हें डीएनए के माध्यम से संचरित किया जाता है, पहुंचाया जाता है। डीएनए में जीन नामक एक इकाई होती है जिसे क्रियात्मक खंड कहते हैं। जीन को क्रियात्मक खंड कहा जाता है आनुवांशिक इकाई का। तो ये क्या करते हैं? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो आप यहाँ स्टार लगाएं पुनः, और स्टार लगा के नीचे लिखेंगे आप इसमें, ये तो आपने लिख लिया क्रोमोसोम होते हैं। फिर लिखो आप नीचे, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में, माता पिता से डीएनए अणु, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए की फुल फॉर्म है ये। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल लिख लो आप उसमें। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है।
जो माता पिता से डीएनए के कोष्टक में लिख लेना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में, डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है, अगली संतति में जाती है। डीएनए की फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है या पहुंचा दी जाती है। ठीक है बेटा, अब आप सब जानते ही हैं क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। तो अगला पॉइंट आप हेडिंग डाल के ऐसे पॉइंट डालकर लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे आप क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं या डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। देखो बेटा, डीएनए जो अणु होता है, इस डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण की जितनी भी सूचनाएं होती हैं, कोशिका निर्माण की सभी सूचनाएं, यदि सभी जो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी डीएनए में निहित होती हैं, डीएनए में पाई जाती हैं। यानी कि कोशिका के, ये कह सकते हैं हम कि कोशिका के निर्माण की और उसके संगठन की जितनी भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए में मौजूद होती हैं, डीएनए में पाई जाती हैं। तो डीएनए जो होता है वो कोशिका के निर्माण और उसके संगठन की समस्त या सभी जो आवश्यक सूचनाएं उन्हें निहित रखता है या उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, आप लिखें अगला पॉइंट, ऐसे हेडिंग डालें आप, सॉरी पॉइंट डालें, स्टार लगाएं और स्टार लगाकर लिखें इस तरह से। यहां आगे इसमें लिखिएगा, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण की, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण की वह संगठन, कोशिका निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं, कोशिका निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अब देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है वो क्या कहलाता है, डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। क्या कहलाएगा, जीन कहलाता है। ये जीन ही वह कारक होता है, यह वह फैक्टर होता है जो माता पिता से लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो आप लिखें डीएनए, स्टार लगाएं, पहले आप लिख लें डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है वो जीन कहलाता है, स्टार लगाकर लिखें आप नीचे। डीएनए के क्रियात्मक खंड को, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आप सभी जानते हैं जीन
आनुवंशिक इकाई है जो क्या करता है, माता पिता से आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, अब सुनिए, ये कार्य तो हो गए। देखिए, चित्र तो सभी लोगों ने आपने बना ही लिया था, देखिएगा। सर ये काम ही नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, तितली की इसका कारण था क्या? तितली से भी मामला बिगड़ गया। अच्छा, नहीं चित्र तो रखना है ना अपन को। हाँ भाई, देखिए अब देखिए बेटा, अभी आपने पढ़ा कि डीएनए की जो क्रियात्मक खंड है वो जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और जीन एक ऐसी इकाई होती है, आनुवांशिक इकाई होती है, जो माता पिता से आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि आने वाली संततियों में स्थानांतरित करती है। ठीक है, इसके बाद केंद्रक के अन्य भी बहुत सारे कार्य होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका जनन में केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ जो जीव होते हैं उनमें कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहां क्या होता है, एक अकेली कोशिका जो होती है, एक अकेली कोशिका विभाजित हो जाती है और दो पुत्री कोशिका यानी कि दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो यहां आप स्टार लगाएं और स्टार लगाकर लिखें अगले पॉइंट में, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बना लेते हैं। अगला हेडिंग, अगला पॉइंट डालें ऐसे ही स्टार लगा के। केंद्रक के बारे में लिख रहे हैं अभी हम। अगला पॉइंट लिखें इसी में, केंद्रक में यह है कोशिका के विकास व परिपक्वन। यह है कोशिका के विकास। आपको याद होना चाहिए, जब मैंने आपको कोशिका वाला टॉपिक पढ़ाया और मैंने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक के बारे में जब बताया, तो उस समय मैंने बताया था कि केंद्रक जो होता है एक कंट्रोलर होता है, कोशिका का कंट्रोलर होता है। कोशिका की शक्ति होती है, कोशिका में ये कंट्रोल करता है, सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य केंद्रक का होता है। तो मैं आपको वही लिखवाने जा रहा हूं, यह कोशिका के विकास व परिपक्वन। केंद्रक
के बारे में लिख रहे हैं आप, लिखे यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। अगला स्टार लगाएं, पॉइंट लिखें अगला। देखो बेटा, रासायनिक जो कोशिकाओं के अंतर्गत सजीव जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनका निर्देशन भी केंद्रक के माध्यम से ही होता है। सजीव कोशिकाओं में पाई जाने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन रासायनिक क्रियाओं का निर्देशन केंद्रक ही करता है। तो वही लिखवा रहा हूं मैं, स्टार लगाएं और लिखें सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं, सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित भी करता है। कंट्रोल करना, निर्देशन करना, कंट्रोल करना एक ही बात हो गई। सजीव कोशिकाओं की रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित भी करता है। लिख लिया होगा सभी ने यहां तक। ये आपकी केंद्रक की संरचना है बेटा। आपको मैंने बताया कि केंद्रक जो होता है केंद्रक ये डबल स्तर होता है, यानी कि दोहरी आवरण का स्तर होता है ये, जिसमें क्या पाए जाते हैं, ये छिद्र पाए जाते हैं। ये जो छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहेंगे। क्या कह देते हैं, केंद्रक छिद्र कह देते हैं। ये जो आवरण है इसे क्या कहेंगे, केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इन छिद्रों से होकर क्या होता है, इन छिद्रों से होकर जो अंदर जो केंद्रक द्रव भरा होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर चला जाता है। कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो संरचना आप देख रहे हो ये केंद्रिका कहलाती है। क्या कहलाती है, केंद्रिका कहलाती है। और ये जो आपको धागे नुमा, तंतुनुमा ये संरचना नजर आ रही हैं, ये क्रोमेटिन के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं, क्रोमेटिन के नाम से जानी जाती हैं। आपके केंद्रक में इतना ही है। और इसके बाद केंद्रक की जो संरचना है उसके आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रो का अर्थ होता है पुरानी या पूर्व, और कैरियोट्स का अर्थ होता है केंद्रक यानी कि पुराने, उसमें आता है। तो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली, या ये कहिएगा कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती या झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं जो पुरानी कोशिकाएं हैं। यूकैरियोट्स जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली होती है, और जो कोशिका अंगक होते हैं वो झिल्ली युक्त संरचना वाले होते हैं या झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इस तरह से ये टॉपिक है आपका, जिसे आपको नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट क्लास में यानी कि अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे।